In this video, we will learn about the fundamental units. जो यूनिट हम एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो यूनिट्स इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह से उनको डिफाइन किया जाता है। स्टार्ट करते हैं हम मीटर से। एज यू नो, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, और मीटर कितनी लेंथ को हम कह सकते हैं, हमें ये सीखना है। उसके लिए पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि 1 मीटर को हम कैसे लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं। देन वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसके लिए कोई एग्जाम्पल जो इस डेफिनेशन को समझने में हमें मदद करे, वो देखते हैं। इट इज़ द लेंथ विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1650 763.73 wavelengths in vacuum of a radiation from krypton 86 during transition between 2p10 and 5d5. krypton 86 एक हमारे पास एलिमेंट है, उसमें से अगर हमें कोई ट्रांजिशन मिले, कोई रेडिएशन इमिट होकर मिल रहा हो, कौन सी ट्रांजिशन के नतीजे में, 5d5 से 2p10 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन दो स्टेट्स के दरमियान हो, तो डेफिनेटली जब एक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा। जो रेडिएशन इमिट होंगे, उन रेडिएशंस की इतनी वेवलेंथ्स को जमा किया जाए, ठीक है। दिस नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आर गैदर्ड। जब इनको जमा किया जाएगा तो फिर हमें जो लेंथ मिलेगी वो 1 मीटर मिलेगी। दैट विल बी 1 मीटर। अब इसी चीज को एग्जांपल से समझें आप। वेवलेंथ किसे कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं वो डिस्टेंस जो लाइट या कोई भी वेव, जरूरी नहीं लाइट हो, कोई भी वेव एक साइकिल में ट्रेवल करे। ये एक कंप्लीट साइकिल है वेव का, और ये उसमें डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। अगर सपोज कर लेते हैं कि ये वेवलेंथ इतनी बड़ी है कि 1 मीटर में ही ये वेवलेंथ आ रही है, तो हम कहेंगे 1 वेवलेंथ इक्वल टू 1 मीटर। लेकिन अगर इस वेवलेंथ को छोटा कर दिया जाए, कोई दूसरी वेव है जिसकी वेवलेंथ इसके निस्बत में कम है, ये देखें, ये साइकिल बड़ा है, ये साइकिल छोटा है, तो जब वेवलेंथ पहले से आधी हो गई, तो अब उसी 1 मीटर के अंदर हमें 2 वेवलेंथ चाहिए। अब अगर इसी तरह से हम वेवलेंथ को और स्मॉल कर दें, जब हमने वेवलेंथ को और स्मॉल कर दिया, तो 1 मीटर, उसी 1 मीटर के लिए हमें 4 वेवलेंथ रिक्वायर्ड है। सो इन दिस वे, अगर वेवलेंथ स्मॉल होती जाएगी तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन अ मीटर विल बी लार्जर। और जो क्रिप्टॉन 86 के इन दो एनर्जी लेवल्स में से रेडिएशन निकलता है, उसकी वेवलेंथ एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है। वो जब बहुत वेवलेंथ स्मॉल है, तो इतनी वेवलेंथ्स को जमा करेंगे तो 1 मीटर का डिस्टेंस हमें मिलता है। तो हमने इसी डेफिनेशन को, ये जो हमें ऑब्जर्वेशन मिली, इसको एज अ डेफिनेशन ऑफ द मीटर के तौर पे हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सो दिस इज द 1 मीटर। सो वी कैन से 1 मीटर इज व्हाट? 1 मीटर इज अ डिस्टेंस या लेंथ that is exactly equal to this number of wavelengths of a radiation that is obtained by the transitions between these two energy states. So this is meter. अगली डेफिनेशन पे चले जाते हैं। मीटर की दूसरी डेफिनेशन होती है 1 मीटर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम in 1/299,792,458 सेकेंड्स। इतने टाइम के अंदर जो भी डिस्टेंस लाइट ट्रेवल कर सके, उसे हम 1 मीटर कहते हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक कार है, और वो कार 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर ट्रेवल कर सकती है। तो हम इसको मीटर की डेफिनेशन के तौर पे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कार जितना डिस्टेंस आधे सेकंड में ट्रेवल करती है, उसे हम 1 मीटर कहेंगे, क्योंकि 1 सेकंड में वो 2 मीटर ट्रेवल कर रही है, तो आधे सेकंड के अंदर वो 1 मीटर ट्रेवल करेगी। अब कोई और चीज है जो 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रही है, तो हम मीटर को कैसे डिफाइन कर सकेंगे वहां पे, कि अगर ये कार इस यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलती है, और जो भी डिस्टेंस ये कार 1/10 सेकंड में ट्रेवल करेगी, उसको हम 1 मीटर कहेंगे। तो कार हो या कोई और दूसरा एग्जाम्पल, इन सब में स्पीड की कॉन्स्टेंसी का सवाल पैदा ही नहीं होता। उसमें एरर हो सकती है, उसमें वेरिएशन आ सकती है,
लेकिन लाइट एक ऐसी चीज है जिसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट है विद इन वैक्यूम। अगर दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वहां पे उसकी चेंज होगी, लेकिन उसी मीडियम के अंदर कांस्टेंट होगी। सो हमारे पास परफेक्ट स्पीड के लिए जो रेफरेंस है वो है लाइट। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग लाइट एज अ रेफरेंस। तो जब लाइट हमारे पास रेफरेंस के तौर पे है तो हमें देखना होगा कि लाइट की स्पीड कितनी है। जो दो एग्जांपल मैंने आपको दिए, जिसमें एक ऑब्जेक्ट की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे ऑब्जेक्ट की 10 मीटर पर सेकंड थी। तो हमने देखा कि टाइम हम कितना ले रहे थे, 1/2 और 1/10, मतलब जितनी स्पीड होगी उसका रेसिप्रोकल टाइम लेंगे। तो लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम के अंदर वो ये है। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, तो हमने कितना वैल्यू ले लिया, हमने रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ले लिया। लेकिन इसमें एक चीज आपने जरूर अंडर कंसिडरेशन रखनी है कि यहाँ पे जो बात हो रही है दैट इज इन वैक्यूम एज मेंशन्ड हियर। वैक्यूम या फ्री स्पेस कह लें, उसके अंदर लाइट इतना डिस्टेंस इतने टाइम के अंदर ट्रेवल करेगी तो उसे हम 1 मीटर कहेंगे। चलते हैं किलोग्राम की तरफ। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, और इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर पानी का टेम्परेचर आप 4 सेल्सियस रखें और उसकी कितनी क्वांटिटी ले लें, उसकी क्वांटिटी आप ले लें 1 लीटर, तो वो 1 लीटर के अंदर जितना भी मास होगा दैट इज नेम्ड एज 1 kg। क्यों? उसके लिए हमारे पास रेफरेंस ये है कि 4 सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। 1000 किलोग्राम एक क्यूबिक मीटर के अंदर पानी होता है 4 सेंटीग्रेड पे। अगर 4 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये बात जो हम कर रहे हैं ये करेक्ट नहीं रहेगी। 4 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम होगा तो भी नहीं, 4 सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा तो भी नहीं। और एक क्यूबिक मीटर के अंदर 1000 लीटर होते हैं। तो इससे क्लियर हमें ये पता चलता है कि अगर मैं ये वैल्यू 1000 क्यूबिक मीटर, 1000 लीटर, नॉट क्यूबिक मीटर, 1000 लीटर 1 क्यूबिक मीटर की जगह पे ले आऊं, तो इसका मकसद है 1000 किलोग्राम पर 1000 लीटर। तो इसका मकसद है, पर का मकसद होता है डिवीजन। तो 1000 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, इट मीन्स दैट 1 किलोग्राम पर लीटर। तो इसका मकसद है हर किलोग्राम 1 लीटर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन फिर याद रहे कि ये बात सिर्फ और सिर्फ सच है अगर टेम्परेचर हमारे पास 4 सेंटीग्रेड है, अदरवाइज ये चीज करेक्ट नहीं रहेगी। और एक दूसरी डेफिनेशन जो आप पढ़ते हैं वो ये होती है कि हमारे पास एक इंटरनेशनल ब्यूरो है वेट्स एंड मेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, जो कि पेरिस में है, और उसके पास एक सिलेंडर पड़ा हुआ है लाइक दिस। उस सिलेंडर की जो ऐसा कह लेंगे मटेरियल है, वो मटेरियल क्या है, वो मटेरियल है प्लैटिनम इरेडियम एलॉय। तो उस सिलेंडर के अंदर जितना भी मास है उस मास को हम कहते हैं कि दिस इज द 1 किलोग्राम। वो सिलेंडर 1 किलोग्राम कंसिडर किया जाता है, लाइक दिस इज द सिलेंडर। अब उस सिलेंडर के अंदर जितना भी मास है, मतलब वो हमने एक सैंपल, उसे कहा जाता है प्रोटोटाइप, हमने खुद से वो प्रोटोटाइप सेट कर दिया है कि इसमें जितना मास है एग्जैक्टली उसी मास को हमने 1 kg कहना है। अब सालाना तौर पे वो रेफरेंस जो हर कंट्री के अंदर वेट्स एंड मेयर्स के यूनिट्स हैं उनके साथ कंपेयर किया जाता है ताकि एरर पैदा ना हो सके। सो दिस इज द वे टू डिफाइन द किलोग्राम। अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। टाइम हमारे पास ऐसे समझ लें कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो फिजिकल इंटरवल नहीं है बल्कि एक वर्चुअल इंटरवल है। दो इवेंट्स के दरमियान जितना भी गैप होता है वर्चुअली उसे हम कहते हैं टाइम। मतलब सूरज निकलने से गरूब होने तक या क्लास स्टार्ट होने से क्लास एंड होने तक ये इवेंट्स हैं, इनके दरमियान जो गैप आ जाता है वर्चुअल गैप, उसे हम कहते हैं कि वो टाइम है। और उस टाइम का मेजरिंग यूनिट हमारे पास ऐसा ही सिस्टम में सेकंड है। तो सेकंड को डिफाइन किया जाता है कि टाइम इलेप्स बाय लाइट टू ट्रेवल 299 792 458 मीटर्स इन वैक्यूम। हमने मीटर की डेफिनेशन में पढ़ा कि लाइट वैक्यूम के अंदर 299 792 458 मीटर्स ट्रेवल कर सकती है 1 सेकंड के अंदर।
अब ये डेफिनेशन जो उसकी स्पीड में से हम बना रहे थे मीटर के लिए वो भी हो सकती है, तो उसी को हम कन्वर्सली सेकंड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही मैं कार का एग्जांपल देता हूँ कि कार की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, इसका मकसद है 10 मीटर्स कवर करेगी 1 सेकंड में। तो हम कहें जब भी ये कार 10 मीटर कवर करेगी तो 1 सेकंड कंप्लीट हो चुका होगा। तो सिमिलरली हियर वी हैव अ स्पीड दैट इज नॉट अ नॉर्मल स्पीड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड ऑफ लाइट की बेसिस पे हमने कहा इतने मीटर लाइट ट्रेवल कर लेगी, तो इसका मकसद है कि 1 सेकंड टाइम लग चुका है, 1 सेकंड टाइम गुजर चुका है। So this is the way to define. Another way to define the time, unit of time, is this one that you can read now. It is the duration of 91, 92, 63, 17, 70 periods of radiation corresponding to transition between two hyperfine levels of ground state of cesium-133. यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं टाइम टू टाइम आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले आप इसको ऐसे समझ लें कि सीजियम एटम यहाँ पे रेफरेंस है, उसमें से रेडिएशन निकलेगा और रेडिएशन कहाँ से निकल रहा है? 2 हाइपरफाइन लेवल से। हाइपरफाइन लेवल्स किस स्टेट के हैं? ग्राउंड स्टेट के। और उन ग्राउंड स्टेट के हाइपरफाइन लेवल्स में से जो रेडिएशन निकल रहा है, जब वो दिस क्वांटिटी ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर लेगा, इतने पीरियड्स कंप्लीट कर लेगा, तो जो ड्यूरेशन गुजर चुका होगा उसे हम कहेंगे कि 1 सेकेंड है। अच्छा जी, इस चीज को समझने के लिए आपको फिगर की जरूरत है। तो ये फिगर आप देखें, ये एक वेव है, रेडिएशन कह लें या आप वेव कह लें। जब यहाँ पे आप इस वेव को देख रहे हैं तो ये वेव यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल होने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम लगाएगी, जिसे कहा जाता है पीरियड, या आप टाइम पीरियड कहते हैं, या आप इसको साइकिल भी कहते हैं। टाइम के टर्म में इसे पीरियड या टाइम पीरियड कहा जाएगा। ओके, अब अगर ये वेव फास्टर है तो ये पीरियड इसका स्मॉलर होगा। लेट्स से इतनी फास्टर है कि 2 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट कर रही है, तो हम कहेंगे कि 2 पीरियड्स का कॉम्बिनेशन 1 सेकंड है। अगर और फास्टर है, 4 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट कर रही है, तो हम कहेंगे 4 पीरियड्स का कॉम्बिनेशन 1 सेकंड होगा। अगर बहुत ही फास्ट है, बहुत ज्यादा साइकिल कवर कर रही है, तो फिर हम कहेंगे कि जितने साइकिल सेकंड में कवर कर रही है उतने के कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं कि ये 1 सेकंड बनता है। तो यहाँ पे जो हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ सीजियम एटम के दरमियान जो रेडिएशन निकलता है ट्रांजिशन की वजह से, वो बहुत फास्ट होता है और उसकी जो नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं 1 सेकंड में, वो इतने होते हैं। तो हमने इसको रेफरेंस बना लिया कि जब भी सीजियम एटम में से कोई रेडिएशन निकले और रेडिएशन के इतने साइकिल कंप्लीट हों, तो इसका मकसद है 1 सेकंड है, या उसके इतने साइकिल्स कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज 1 सेकंड। सो दिस नंबर ऑफ साइकिल्स corresponding to the radiation from the hyperfine levels of cesium-133 is known as 1 second. So in this way we can define the second. अब आ जाते हैं यहाँ पे हाइपरफाइन लेवल्स पे। तो आपको एक आइडिया केमिस्ट्री में मिलता है कि एनर्जी स्टेट के अंदर, एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। तो वो जो सब एनर्जी लेवल्स हैं, तो हायर लेवल में जब हम जाते हैं, सोफिस्टिकेटेड स्टडीज जब हम करते हैं, तो हमें उन एनर्जी लेवल्स के अंदर भी एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, जिन्हें कहा जाता है फाइन एनर्जी लेवल्स या हाइपर फाइन एनर्जी लेवल्स। तो वो जो बहुत ही अंदर जाके हमें एनर्जी लेवल्स के अंदर छोटे छोटे एनर्जी लेवल मिलते हैं, तो उनके दरमियान गैप बहुत कम होता है। जब दरमियान में गैप बहुत कम होता है, तो उन एनर्जी लेवल्स को हम हाइपर फाइन लेवल्स कहते हैं। और जब उन एनर्जी लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन होती है, तो भी रेडिएशन इमिट हो सकता है। नॉर्मली हम क्या कंसिडर करते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल के अंदर होता है, बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक, वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि अब हमने पढ़ा कि एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, फिर आगे फाइन एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो वो जो फाइन या हाइपर फाइन लेवल्स होते हैं, उनके दरमियान भी ट्रांजिशन हो सकती है। जब भी ट्रांजिशन होगी तो एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो उन फाइन एनर्जी लेवल्स के दरमियान में जब रेडिएशन, ट्रांजिशन की वजह से रेडिएशन निकलता है और उसके इतने साइकिल्स होते हैं, दैट इज टेकन एज 1 सेकंड।